हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। स्टूडेंट्स, आप सभी की डिमांड पर हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान के एनसीईआरटी नोट्स हिंदी में। स्टूडेंट्स, हमारे ये नोट्स आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। अतः आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल स्टडी होम अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स लगातार मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 से, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। इसमें हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक की घटनाओं पर नज़र डालेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के जो टाइम पीरियड है वो पता होना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध का टाइम पीरियड था 1914 से 1918 तक। द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम पीरियड था 1939 से 1945 तक। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक की वैश्विक घटनाओं का अध्ययन समकालीन विश्व राजनीति का विषय है। आई रिपीट, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक की वैश्विक घटनाओं का अध्ययन समकालीन विश्व राजनीति के विषय हैं। स्टूडेंट्स, द्वितीय विश्व युद्ध दो गुटों के बीच में लड़ा गया था। वो दो गुट कौन कौन से थे? एक था मित्र राष्ट्र और दूसरा था ध्रुवी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में थे सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्रुवी राष्ट्र में थे जर्मनी, जापान और इटली। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात दो महाशक्तियों का उदय हुआ। एक तो था पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा संयुक्त समाजवादी विचारधारा के सोवियत संघ का। अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए दोनों ही महाशक्तियों ने अन्य देशों के साथ संधियां की। ये कौन कौन सी संधियां की, आइए जानते हैं इनके बारे में। अमेरिका ने जो संधियां की वो इस प्रकार हैं। नंबर 1 नाटो, जो कि 1949 में की, सीटो 1954 में और सेंटो 1955 में। सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट किया 1955 में। हमको ये तिथियां याद रखनी हैं। अमेरिका ने नाटो संधि की 1949 में, सीटो 1954 में, सेंटो 1955 में और सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट किया 1955 में। इनके बारे में डिटेल्स में हम आगे जानेंगे। अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाते हुए तथा उनसे प्राप्त अन्य लाभों को देखते हुए महाशक्तियां छोटे देशों को अपने साथ रखना चाहती थीं। छोटे देश भी हथियार, सुरक्षा और आर्थिक मदद की दृष्टि से महाशक्तियों से जुड़े रहना चाहते थे। परमाणु संपन्न होने के कारण दोनों ही महाशक्तियों में रक्त रंजित युद्ध के स्थान पर प्रतिद्वंद्विता यानी कंपटीशन और तनाव, टेंशन की स्थिति बनी रही, जिसे शीत युद्ध कहा गया। एक बार रिपीट कर देता हूँ। दोनों ही महाशक्तियाँ परमाणु संपन्न होने के कारण इनमें डायरेक्टली कोई युद्ध नहीं हुआ, रक्त रंजित युद्ध नहीं हुआ, लेकिन इनमें आपस में प्रतिद्वंद्विता और तनाव की स्थिति बनी रही। ऐसा लगता रहा कि मानो अभी युद्ध हो जाएगा, लेकिन युद्ध हुआ नहीं, इसीलिए इसे शीत युद्ध कहा गया था। महाशक्तियों को छोटे देशों से क्या लाभ होते थे इन महाशक्तियों को? नंबर 1 छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधन प्राप्त करना, दूसरा सैन्य ठिकाने स्थापित करना, तीसरा आर्थिक सहायता प्राप्त करना, चौथा भूक्षेत्र, ताकि महाशक्तियां अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सकें। शीत युद्ध के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी वो हैं
जिसके फलस्वरूप जो घटनाएं घटी, 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी, दूसरा 1950 में कोरिया संकट आया, तीसरा 1954 से 1975 तक वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप रहा, और 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप रहा, 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट आया। दो ध्रुवीयता चुनौती। गुट निरपेक्ष आंदोलन एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्रों के समक्ष अपनी स्वतंत्रता एवं प्रभुसत्ता को बनाए रखने का तीसरा विकल्प था। गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो जाना। गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो जाना यानी कि वो देश जो कि इन दोनों महाशक्तियों जो दो गुट बने हुए थे इनसे अलग रहना चाहते थे, तो उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल होना उचित समझा। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड, यूगोस्लाविया की राजधानी में हुआ, जिसकी नींव 1955 में अफ्रो एशियाई सम्मेलन में रखी गई, जिसको बांडुरंग सम्मेलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन के संस्थापक देश और नेता निम्न प्रकार हैं। भारत की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारत की तरफ से, कर्नल नासिर मिस्र की तरफ से, डॉक्टर सुकार्णो इंडोनेशिया की तरफ से, और इनके अलावा मार्शल टीटो यूगोस्लाविया की तरफ से और वामे एनक्रूमा घाना की तरफ से थे। 17वें गुट निरपेक्ष सम्मेलन का आयोजन वेनेजुएला के मार्गारेता द्वीप में सितंबर 2016 को किया गया। वर्तमान में इस आंदोलन के सदस्यों की संख्या 120 है। साथ ही साथ वर्तमान से में इसके 17 देश तथा 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर्यवेक्षक हैं। इस शिखर सम्मेलन में आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र सुधार, पश्चिम एशिया की स्थिति, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, शरणार्थी समस्या और परमाणु निशस्त्रीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIEO 1972 में UNO के व्यापार एवं विकास आंदोलन UNCTAD में विकास के लिए एक नई व्यापार नीति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ताकि धनी देशों द्वारा नव स्वतंत्र गरीब देशों का शोषण न हो सके। टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए नई व्यापारिक नीति की ओर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। भारत और शीत युद्ध। भारत के परिप्रेक्ष्य में शीत युद्ध के क्या मायने थे? शीत युद्ध के दौरान भारत ने नव स्वतंत्र देशों का नेतृत्व किया तथा अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा किया और दोनों महाशक्तियों के मतभेदों को भी दूर करने का प्रयास किया। शीत युद्ध के दौरान जो शस्त्र नियंत्रण संधियां हुई वो इस प्रकार हैं। LTBT यानी कि सीमित परमाणु परीक्षण संधि, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी जो कि हुई थी 5 अगस्त 1963 को। दूसरी हुई थी साल्ट यानी सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता, यह हुई थी 26 मई 1972 को और दोबारा यह हुई 18 जून 1972 को। और तीसरी है स्टार्ट यानी कि सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, यह हुई 31 जुलाई 1991 को और दूसरी हुई 3 जनवरी 1993 को। इसके अलावा NPT यानी कि परमाणु अप्रसार संधि, यह हुई 1 जुलाई 1968 को। इसके अनुसार 5 परमाणु संपन्न देश ही परमाणु परीक्षण कर सकते थे, अन्य देश नहीं। आइए स्टूडेंट्स, अब करेंगे हम 1 अंक वाले क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है
कि अमेरिका ने पूंजीवादी देशों को लेकर 1949 में वार्सा संधि की। इस वाक्य को सही करना है। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है कि अमेरिका ने पूंजीवादी देशों को लेकर 1949 में जो संधि की वो थी नाटो संधि। नाटो संधि। दूसरा क्वेश्चन है एनपीटी और नाटो का शब्द विस्तार लिखें। तो एनपीटी का फुल फॉर्म है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि। और नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किन्हीं 2 ध्रुवीय देशों के नाम बताएं। तो ध्रुवीय देशों के नाम हैं जापान, इटली, और अगला है ऐसे 2 मित्र देशों के नाम बताएं बाद में जिनके मध्य युद्ध हुआ। तो वो देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। ऐसे जो मित्र देश हैं जिनके बीच शीत युद्ध हुआ वो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। 5वां क्वेश्चन है कि अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के किन 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। तो वो 2 शहर हैं जापान के हिरोशिमा और नागासाकी। अगला क्वेश्चन है परमाणु बमों के गुप्त नाम क्या थे। जो परमाणु बम गिराए गए थे उनके गुप्त नाम, सीक्रेट नेम रखे गए थे, कोडिंग वर्ड। वो हैं, एक का था लिटिल बॉय और दूसरे का था फैट मैन। ये उन बमों के सीक्रेट नाम थे। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है साल्ट का पूर्ण रूप लिखें। साल्ट का हमें पूर्ण रूप लिखना है। तो साल्ट स्टैंड करता है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। स्ट्रेटेजिक आर्म्स यानी सामरिक अस्त्र नियंत्रण संधि। आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। और अगला है स्टार्ट का हमको पूर्ण रूप लिखना है। तो स्टार्ट का पूर्ण रूप है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। यानी इस संधि के द्वारा परमाणु हथियारों को कम करना था और साल्ट के द्वारा परमाणु हथियारों के प्रयोग पर नियंत्रण लगाना था। अगला है UNCTAD का पूर्ण रूप लिखना है हमें। तो इसका पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। टी से ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अगला 10वां क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक किन्हीं 2 देशों एवं उनके नेताओं के नाम लिखो। तो सबसे पहला हम लिख सकते हैं भारत से थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इंडोनेशिया से थे डॉक्टर सुकार्नो। स्टूडेंट्स अब आते हैं 2 अंक वाले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है शीत युद्ध से क्या तात्पर्य है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास शीत युद्ध से क्या तात्पर्य है। तो स्टूडेंट इसका आंसर है
शीत युद्ध से अभिप्राय है कि परमाणु महाशक्ति होने के कारण दोनों ही देश यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ यूएसए और यूएसएसआर इनमें सीधे रक्तरंजित युद्ध नहीं हुआ। इसके स्थान पर इनमें कंपटीशन और तनाव की स्थिति बनी रही, इसीलिए इसे शीत युद्ध कहा गया। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? गुट निरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर है कि दोनों महाशक्तियों अगला क्वेश्चन है कि नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो इसका उत्तर है अल्प विकसित देशों का अपने संसाधनों पर नियंत्रण होगा और पश्चिमी देशों के बाजारों पर उनकी पहुंच होगी। ये नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का लक्ष्य था। चौथा क्वेश्चन है कि भारत सीटो और नाटो का सदस्य क्यों नहीं बना? तो इसका आंसर है भारत किसी भी महाशक्ति के गुट का सदस्य नहीं बनना चाहता था, जो कि गुट निरपेक्ष नीति का एक हिस्सा है। तो स्वतंत्र नीति बनाए रखने के कारण भारत सीटो, नाटो जैसी सैनिक संधियों में शामिल नहीं होना चाहता था। पांचवा क्वेश्चन है कि अस्त्र नियंत्रण हेतु महाशक्तियों ने किन किन 2 संधियों पर हस्ताक्षर किए? तो ये संधियां हैं LTBT, साल्ट और स्टार्ट। छठा क्वेश्चन है अपरोध किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है अपरोध अर्थात रोक और संतुलन। जब दोनों पक्ष विनाश करने में समर्थ हो तो कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता। सातवां क्वेश्चन है क्यूबा मिसाइल संकट के समय यूएसए तथा यूएसएसआर का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका आंसर है यूएसए में जॉन एफ कैनेडी नेतृत्व कर रहे थे और यूएसएसआर का नेतृत्व कर रहे थे निकिता ख्रुश्चेव। अगला क्वेश्चन है 8वां, देतांत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है देतांत का अर्थ है शिथिलता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यूएसए और यूएसएसआर की तनाव शिथिलता के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 9वां, निशस्त्रीकरण का क्या अर्थ है? तो निशस्त्रीकरण का अर्थ है कि परमाणविक तथा अन्य हथियारों को सीमित या समाप्त करना निशस्त्रीकरण का अर्थ है। 10वां क्वेश्चन है तीसरी दुनिया से क्या अभिप्राय है? तो तीसरी दुनिया से अभिप्राय द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात स्वतंत्र हुए एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के देशों को तीसरी दुनिया के नाम से संबोधित किया जाता है। स्टूडेंट्स, आगे आते हैं 4 अंक के प्रश्न। इनमें पहला क्वेश्चन है महाशक्तियां छोटे देशों को अपने साथ क्यों रखती थीं? तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि महाशक्तियां छोटे देशों को उनके प्राकृतिक संसाधन आदि प्राप्त करने के लिए रखती थीं, अपने सैन्य ठिकाने वहाँ पर स्थापित करने के लिए उनसे संबंध रखती थीं, और भी कई कारण थे जिनकी वजह से उनसे संबंध रखती थीं।
अगला क्वेश्चन है दूसरा, क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था, स्पष्ट करें। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था, स्पष्ट करें। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थीं और अमेरिका निशाने की सीमा में आ गया। पर अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी की जवाबी कार्रवाई के बाद सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलें हटा ली। दोनों महाशक्तियों के मध्य तनाव और प्रतिद्वंद्विता ने युद्ध का रूप नहीं लिया, तो इसलिए क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्षता की नीति के 4 सिद्धांत लिखें। तो ये 4 सिद्धांत हैं। नंबर 1, स्वतंत्र विदेश नीति। नंबर 2, महाशक्तियों के गुटों से अलग रहना। और नंबर 3, साम्राज्यवाद का विरोध करना। नंबर 4, विश्व शांति एवं सह अस्तित्व। रंग भेद का विरोध करना, आपसी विवादों को बातचीत से सुलझाना और यूएनओ में विश्वास रखना। ये गुटनिरपेक्ष नीति के सिद्धांत थे। अगला क्वेश्चन है चौथा, कि नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है, इसकी 2 विशेषताएं लिखें। तो इसका आंसर है, अल्प विकसित देशों द्वारा अपना आर्थिक तथा टिकाऊ विकास करना। इनकी 2 विशेषताएं निम्न हैं। अल्प विकसित देशों का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण हो। दूसरा, अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों में भूमिका बढ़े। 5वां क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना नहीं है। उपरोक्त वाक्य को स्पष्ट करें। क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना नहीं है। उपरोक्त वाक्य को स्पष्ट करें। तो इसका आंसर है, गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना नहीं है। कैसे? उक्त कथन से तात्पर्य है कि मुख्यतः युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना, यानी युद्ध की नीति में शामिल न होना। तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देश के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद करे। ऐसे देश युद्ध में संलग्न नहीं होते और ना ही युद्ध के सही गलत होने के बारे में उनका कोई पक्ष होता है। दरअसल कई कारणों से गुटनिरपेक्ष देश, जिसमें भारत भी शामिल है, युद्ध में शामिल हुए हैं। इन देशों ने दूसरे देशों के बीच युद्ध को होने से टालने के लिए काम किया है और हो रहे युद्ध के अंत के लिए प्रयास किए हैं। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन हमें निम्न अवतरण को पढ़कर उत्तर देना है। अवतरण है, यह आंदोलन मौजूदा असमानताओं से निपटने के लिए एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतंत्र धर्मी बनाने के संकल्प पर टिका है। अपने आप में ये विचार बुनियादी महत्व के हैं और शीत युद्ध की समाप्ति के लिए भी प्रासंगिक हैं। तो इसमें क्वेश्चन बनते हैं। पहला है कि यहाँ किस आंदोलन की बात हो रही है। यहाँ पर किस आंदोलन की बात हो रही है? तो यहाँ पर ऑब्वियसली हम, जैसा कि हमने पढ़ा, यहाँ पे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात हो रही है। और दूसरा है, शीत युद्ध की समाप्ति से क्या अभिप्राय है? तो स्टूडेंट, शीत युद्ध की समाप्ति यूएसएसआर के यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद हो गई। और तीसरा है, आज भी इस आंदोलन की प्रासंगिकता किन बुनियादी मूल्यों को लेकर है? तो वे मूल्य हैं, नंबर 1, मौजूदा असमानताओं
से निपटने के लिए, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतंत्र धर्मी बनाने के लिए। स्टूडेंट्स आगे आते हैं 6 अंकीय क्वेश्चन। तो इनमें पहला क्वेश्चन है, द्विध्रुवीय विश्व के उदय के क्या कारण थे? दोनों शक्ति गुटों के बीच शीत युद्ध संबंधी दायरे कौन कौन से थे? तो इसका आंसर है कि दोनों महाशक्तियां अपना प्रभाव वर्चस्व बढ़ाना चाहती थीं और इनके दायरे थे अपनी सैन्य शक्ति, परमाणु ताकत और वैचारिक धारणा को बढ़ चढ़कर दिखाना चाहती थीं। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध काल में दोनों महाशक्तियों ने एक तरफ तो हथियारों की होड़ की तथा दूसरी ओर हथियार सीमित करने के लिए संधियां की। ऐसा क्यों? तो इसका आंसर है हथियारों की होड़ इसलिए कि दोनों अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। दूसरा, अति उत्तम तकनीक के हथियार बनाना चाहते थे और ज़्यादा ताकत के परमाणु बम बनाना चाहते थे। और इस पर नियंत्रण किस लिए किया था? दोनों को ही अपने को नष्ट होने का भय था, क्योंकि दोनों ही बराबर का मुकाबला था दोनों ही ओर से। दूसरा, हथियार निर्माण के धन को बचाना, क्योंकि हथियार निर्माण में बहुत धन की बर्बादी हो रही थी। और तीसरा था शस्त्र परिसीमन संधियां। इनको नियंत्रण करने के लिए इन्होंने शस्त्र परिसीमन संधियां की। अगला क्वेश्चन है तीसरा, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद क्या गुटनिरपेक्षता की नीति प्रासंगिक अथवा उपयोगी है? स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है, गुटनिरपेक्षता की नीति की प्रासंगिकता इस प्रकार से है। नंबर 1, विकासशील की नीति की प्रासंगिकता। इसके पक्ष में जो पॉइंट हैं, नंबर 1, विकासशील की नीति की प्रासंगिकता। नंबर 2, NIEO को लागू करना। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी पहचान और अस्तित्व बनाना। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में विकसित देशों के वर्चस्व को चुनौती देना। नंबर 5, गरीब देशों का आर्थिक शोषण के विरुद्ध एकजुटता। और नंबर 6, विश्व शांति तथा निशस्त्रीकरण लागू करना। अगला क्वेश्चन है चौथा, शीत युद्ध के परिणामों का वर्णन करें। तो शीत युद्ध के जो परिणाम हुए वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, 2 ध्रुवीय विश्व का उदय हुआ। दूसरा, सैन्य संधियों का गठन हुआ। तीसरा, गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ। नंबर 4, हथियारों की होड़ शुरू हुई। नंबर 5, महाशक्तियों की होड़ से वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्र में प्रतियोगिता आई और UNO की कार्यकुशलता में कमी आई। 5वां क्वेश्चन है, शीत युद्ध के तनाव को कम करने में भारत ने क्या भूमिका निभाई? भारत का क्या रोल रहा शीत युद्ध के दौरान? तो आइए जानते हैं। नंबर 1, गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया। दूसरा, सैन्य गुटों में शामिल नहीं हुए। तीसरा, वैश्विक समस्याओं पर स्वतंत्र विचार व्यक्त किए। और इसके अलावा क्षेत्रीय संगठन का निर्माण किया। महाशक्तियों से मित्रतापूर्ण संबंध रहे और अंतर्राष्ट्रीय संगठन को मजबूत करने में सहायक साबित हुआ। इसमें लास्ट क्वेश्चन है, शीतकाल युद्ध के दौरान की गई विभिन्न शस्त्र संधियों का उल्लेख करें। तो नंबर 1, LTBT। दूसरा, NPT। तीसरी, सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता फर्स्ट यानी साल्ट। ये दोनों साल्ट के हैं, SALT साल्ट। और सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि फर्स्ट और सेकंड।
ये हैं स्टार्ट, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, और साल्ट का मतलब है स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी, और एक हुई CTBT। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही हमारा चैनल स्टडी होम सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।